हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सेट 4 करेंगे 2025 में आया हुआ, जिसका कोड 324 JA है। ठीक है ना। इससे पहले हम 2025 के 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के, है ना। सबकी प्लेलिस्ट सीरीज से बनी हुई है। आप जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिएगा और वहाँ से आप कोई सा भी सेट को देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपके लिए एक्टिव हो चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियोस मैं आपके लिए अब डालूंगा और वो वीडियोस आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 ये आपका समुच्चय है। इसमें आपका ये एक संबंध है। ठीक है ना। और ये कह रहा है कि ये जो संबंध है, अब आप चेक करो समतुल्य, सममित और संक्रमक, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी PDF जो है डाल दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए, टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिलेगी आपको। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। देखिए, मैं इसको साइड कर लेता हूं। अब मेरे पास जो ये सेट है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। माना पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन डाल देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। चूंकि हमारे पास ये बहुविकल्प है तो हमें जल्दी से जल्दी ये करना है। ठीक है। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ये हमने गिवन लिख दे रहे हैं हम आपके लिए सिर्फ। ठीक है ना। ये उसने आर दिया है और ये उसने रिलेशन दिया है A, B सच दैट कि कैसा है कि B इक्वल्स टू A+2। ठीक है ना। ये उसने दे रखा है। तो इस रिलेशन को आपको चेक करना है, ये समतुल्य है, सममित है और संक्रमक है या नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समतुल्य के लिए चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बना ही लूँ तो ये रिलेशन क्या बनेगा। देखो, अब रिलेशन हम बना लेते हैं। हम A की वैल्यू 1 उठाते हैं यहाँ से। A की वैल्यू 1 उठाएंगे, इस वाले A की वैल्यू 1 उठाते हैं यहाँ से, यहाँ रखेंगे 1, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। B की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब मैंने A की वैल्यू 1 उठाई, A की वैल्यू 1 उठाई तो B की वैल्यू मुझे 3 मिली। ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं A की वैल्यू 2 उठा लेता हूँ, 2 मैं यहाँ रखूंगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, 4, क्योंकि इस रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं और इस टाइप के एलिमेंट ही हमें यहाँ लिखने हैं। अब हमने A की वैल्यू 2 भी रख ली, A की वैल्यू 3 भी रख लो इसमें। जब A की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, तो B की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ये एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर ऐसे ही 4 रखेंगे, 4 और 2 6, फिर ऐसे ही 5 रखेंगे, लेकिन 5 और 2 7 हो जाएगा और 7 इसमें है नहीं A में, तो आपका बस ये जो है सेट यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना, आगे नहीं चलेगा ये। अब आपके पास ये एलिमेंट है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव का मतलब है आपका ये समतुल्य, है ना। अगर मैं समतुल्य की बात करूं तो समतुल्य तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि समतुल्य की कंडीशन क्या कहती है कि फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, यानी कि जो आपको A सेट दिया था उसके हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन, यानी कि A, A R में मिलना चाहिए, इस रिलेशन में मिलना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 है तो 1, 1 भी मिलना चाहिए, 2 है तो 2, 2 भी मिलना चाहिए, 3 है तो 3, 3 भी, सारे के मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1, 1 ही नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रहा, 3 का भी नहीं मिल रहा, 4 का भी नहीं मिल रहा और 5 का भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, 1, 1 भी इसमें नहीं है। वैसे तो आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव तो ये हुआ नहीं। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक यानी कि सम्मित, है ना। अब सम्मित है या नहीं है वो चेक करना है आपको। अब सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, सम्मित के लिए आपको 2 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, है ना। आपको 2 एलिमेंट ऐसे उठाने पड़ेंगे, माना A, B बिलोंगिंग टू A सच दैट कि वो ऐसे हों, सच दैट कि वो ऐसे हों कि अगर AB बिलोंग कर रहा है R से, आपने वो 2 AB ऐसे ही उठाने हैं कि A, B R से बिलोंग करना होना चाहिए। तो अगर B, A उसमें मिल गया, B, A R में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो होने का ही नहीं। अच्छा, हम यहाँ पे ये तो समतुल्य रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी थी मैंने, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी थी, है ना। तो यहाँ पे A, A बिलोंग नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन है इसकी सिमेट्रिक की, है ना, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है। अब मैंने यहाँ पर A, B कोई सा भी उठा लिया इनमें से, मान लो मैंने यही उठा लिया 1, 3 उठा लिया, 1, 3, लेकिन मुझे ऐसा उठाना है जो इसमें ना मिले। ठीक है ना। अगर ऐसे सारे एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि उनका उल्टा भी उसमें मिल रहा है तो फिर तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। अब जैसे मैंने 1, 3 उठा लिया, है ना, तो 1, 3 R में बिलोंग करता है। अब इसका उल्टा करके देखो, उल्टा होगा 3, 1, क्या ये भी R में है, तो 3, 1 तो R में है ही नहीं, तो बस यहीं से हम इसको भी मना कर देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। एक एग्जाम्पल बहुत है। अब इसी तरीके से ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक, है ना। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक। संक्रमक में 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं हम, A, B, C बिलोंगिंग टू A, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। और वो कैसे होने चाहिए, वो 3 एलिमेंट
ऐसे होने चाहिए सच दैट कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करे और उसके साथ साथ बी कोमा सी, जहां से ये खत्म हुआ है वहीं से ये शुरू होना चाहिए, बी कोमा सी आर को बिलोंग करे, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ये इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट अगर मिला करके एक एलिमेंट बनाए तो ये आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। अब दो एलिमेंट ऐसे ढूंढो इसमें है भी कि नहीं है। अब जैसे अगर मैंने 1 3 उठा लिया तो 3,5 है, इसमें 3 से शुरू होना चाहिए, 3 पे खत्म हुआ तो 3 से शुरू होना चाहिए था। चलो हम यही उठा लेते हैं क्योंकि यही मना कर देगा इसको। मैंने 1,3 उठाया और 3 से शुरू होने वाला एक और एलिमेंट है 3,5, ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या अब 1,5 भी आर में है क्या? तो 1,5 तो आर में है नहीं, है ना। तो बस ये भी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से समतुल्य नहीं, सममित नहीं, ना ही संक्रमक, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा हमने ज्यादा वक्त लगा दिया लेकिन अच्छे से समझाया, ठीक है ना। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यदि आव्यूहों ए और बी की कोटियां क्रमशः m क्रॉस n और n क्रॉस p हों तो ए बी की कोटि क्या होगी, है ना। तो ये दे रहा है ए की, अब अगर इसने ए का ऑर्डर दिया है, ये मान लो ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर उसने दिया है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स बी है उसका उसने ऑर्डर दिया है n क्रॉस p, ठीक है। अब हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि इसकी ये जो कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज ये सेम होने चाहिए, है ना। तो इसमें सेम है, दोनों में n है। तो अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो ये m और ये p इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि m क्रॉस p आएगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा m क्रॉस p। लेकिन कंडीशन ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी होगी जब इनका ये वाला एलिमेंट सेम हो, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें तुम्हारी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p, यानी कि इसका पहले वाला यानी नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो m क्रॉस p आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। m क्रॉस p कौन सा है आपका? m क्रॉस p ए ऑप्शन, आपका ख का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका ठीक हो गया। आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गया क्वेश्चन कह रहा है सदिश i प्लस जे माइनस टू, सॉरी गया क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतने की कोटि की घात बताओ, घात। अब देखो आपको अगर ऐसा जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन, बहुत आसान है ये कोटि और घात वाला, ठीक है ना। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा हुआ है, कितनी बार हुआ है। तो ये तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है, मतलब कि एक बार अवकलज किया हुआ है। ये 2 बार अवकलन किया हुआ है, ये 3 बार अवकलन किया हुआ है, यानी 3 कोटि का अवकलज है हमारे पास, है ना। तो सबसे ज्यादा बार 3 कोटि का अवकलज है ना, तो इस पूरी अवकल समीकरण की कोटि 3 हो जाएगी। और जहां से आपको कोटि पता चली उसी ही टर्म की आपको घात देखनी है, यानी कि यहां से कोटि पता चली तो इस टर्म की जो घात है, इस पद की जो घात है यानी कि पावर है, वो इसकी घात होगी, इसकी पावर होगी, ठीक है ना, इसकी डिग्री होगी। तो यहां से एक तो ऑर्डर मिला हमें, ऑर्डर यानी कि जितनी बार उसको अवकलज किया गया है उसको डेरिवेटिव किया गया है ना। कितनी बार किया गया है? 3। तो इसकी जो इस अवकल समीकरण की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और इसकी घात जो होगी, इसकी जो ये तो कोटि कहते हैं इसको, है ना, ऑर्डर को कोटि कहते हैं। और जो घात होगी यानी कि डिग्री, घात को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री जो होगी इसकी वो होगी आपकी 2, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है 2 में? बी ऑप्शन है आपका। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश इतने की द्विकोजयं क्या है? i प्लस जे माइनस 2 के, इसकी द्विकोजयं बतानी है। पहले तो ये चेक कर लो कि द्विकोजयों में ऊपर जो है ना, ऊपर यही मिलेंगे जो इसके कोफिशिएंट है, यानी कि इसके जो गुणांक हैं 1 प्लस 1 माइनस 2। तो आसानी से तो इसी से चेक कर सकते हैं। तो 1 1 माइनस 2 इसमें भी है, 1 1 माइनस 2 इसमें भी है। इसमें 1 1 माइनस 2 नहीं है तो इसे काट दो। -1 -1 2 इसमें भी नहीं है, इसे भी काट दो। ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब इन 2 ऑप्शन में से हमें चूज करना है, लेकिन इसमें ये भी कंडीशन है। द्विकोजयं कैसे निकलती है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए जैसे मेरे पास ये घ क्वेश्चन है। अब ये घ क्वेश्चन में जो मेरा वेक्टर है, वेक्टर दिया उसने i कैप प्लस जे कैप और माइनस के 2k कैप, ठीक है ना। मान लो ये a वेक्टर है, मान लो जस्ट सपोज मान लिया ये a वेक्टर है। अब इसकी मुझे द्विक कोसाइन यानी कि द्विक कोजाएं निकालनी है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन मुझे निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं एक बार। फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर a है और यहाँ से ये वेक्टर जो है वो कहता है कि ये
ए आई कैप है और प्लस बी जे कैप है और प्लस सी के कैप है, ठीक है ना। ये तो वेक्टर है, ये कांस्टेंट है ए बी सी। तो इसकी जो द्विक कोसाइन होंगी यानी कि द्विक कोज्याएं होंगी, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन द्विक कोज्याएं, इसकी द्विक कोज्या, अच्छा इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट, डिटर्मिनेंट नहीं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो द्विक कोज्याएं होंगी, इसकी द्विक कोज्याएं वो ये होंगी ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कोमा बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और सी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने छोटा करने के लिए मैग्नीट्यूड लिख दिया, नहीं तो आप यही लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर फिर 1 और इस वाले 1 का स्क्वायर 1, इस वाले 1 का स्क्वायर 1 और इस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। कोमा बी की वैल्यू फिर 1 है, बी की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो बी की वैल्यू भी इसमें 1 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट फिर से यही आएगा 4 5 6 यानी कि रूट 6 ही आएगा। और फिर सी है आपके पास माइनस के 2 और इसका भी अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में 6 ही आएगा। तो आपका यहाँ से क्या मिला, ये मिला 1 अपॉन अंडर रूट 6 कोमा ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 6 और कोमा ये माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 6। तो आपके ये द्विक कोसाइंस आ गई हैं और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए ये आपका बी ऑप्शन है 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6, ओके ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब घ हो गया। अब लास्ट इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। कह रहा है कि यदि आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, यानी कि इसमें बस शून्य नहीं है बाकी सारे रियल नंबर हैं, का समुच्चय हो, तो एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा जो परिभाषित प्रतिचित्रण है ये क्या होगा, है ना। ये मैपिंग जो इसने दे दी, ये मैपिंग जो दी इसने एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, है ना, और फंक्शन उसने दिया है 1/x, फंक्शन क्या दिया है 1/x। अब ये इसको पूछ रहा है कि क्या करें, 1/x को पूछ रहा है कि क्या होगा, ये एक एक ही अच्छा देखो 1/1 या मैनी 1/2 या 1/1 बट नॉट ऑन टू या नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, ठीक है ना तो एक एक ही है ना अच्छा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलो 1/1 चेक करते हैं इसको। तो भाई ये जो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, इसको 1/1 चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो x1 x2 ऐसे मानने होंगे, x1 x2 किस में से, अपने डोमेन में से लेने पड़ेंगे, हमें इस डोमेन में से ऐसे लेने पड़ेंगे कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो, ठीक है ना। तो एफ ऑफ x1 कितना होगा 1/x1 और एफ ऑफ x2 कितना होगा 1/x2, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हम लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये 1/1 है, ठीक है ना। और अगर ये x1 इक्वल टू x2 ना आता, माइनस के x2 आ जाता या कुछ और आ जाता, तो ये 1/1 ना होता, फिर ये क्या होता मैनी 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि ये अब एक एक ही हो गया, इसको हम क्या कहेंगे एक एक ही, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसी को हमें क्या दिखाना है, इसी को हमें बताना है कि ये आपका जो है जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको मुझे प्रूफ करना है। अब सॉरी ऑन टू देखना है कि ऑन टू है या नहीं है, टू चेक ऑन टू के लिए सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे फंक्शन को, है ना। इसको y मान करके y बराबर 1/x लेके चलेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/y, ठीक है। अब जो हमारी मैपिंग थी, हमारी मैपिंग क्या थी, हमारी मैपिंग थी आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार क्या है, सारे रियल नंबर है, बस जीरो नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो अब यहां पर इस आर स्टार से ऐसी वैल्यू ढूंढ कर दिखाओ जो हम अगर यहां रख दें और x का जो वो वैल्यू आएगा रखने के बाद वो वैल्यू इसमें ना मिले, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हुआ, मतलब अगर ऐसा हो गया कि हमने ऐसी वैल्यू ढूंढ दी कि वो मैं यहां रखूं और x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें नहीं मिलती, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और अगर सारी वैल्यू जितनी भी हैं सब इसमें रख दूं और जो भी वैल्यू आएगी वो सारी इसमें मिलती हों, तो इसका मतलब ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहां पे लिखेंगे, अब देखो आर स्टार एक ऐसी मतलब इसमें सब रियल नंबर्स हैं। अब आप कोई भी रियल नंबर यहां रखोगे तो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो डिफाइन होगी, परिभाषित होगी, है ना। जैसे मैंने 2 रख दिया तो 1/2, 3 रख दिया 1/3 या 1/2 रख दिया तो वो 2 हो जाएगा। और ये सारे जो नंबर जो आ रहे हैं रखने के बाद वो सब इसमें पड़े हैं, ऑलरेडी पड़े हैं। ये पूरा आर स्टार है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चाहे तो ऐसे लिख दो, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर स्टार। ये वाला आर स्टार कोडोमेन है और ये वाला आर स्टार डोमेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस
वैसे तो ये बहुविकल्पीय है, लेकिन अगर ये उसमें भी आ जाए सब्जेक्टिव में तो आप कर सकते हैं। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन यानी कि परिसर इक्वल टू सहप्रांत। अगर ये हो जाए तो इसका मतलब फलन जो होता है वो हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, वो फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। हैंस ये ऑन टू हो गया, हैंस ऑन टू। तो ये आपका एक एक ही भी है ना, वन वन भी है, और ये आपका ऑन टू भी है यानी कि आच्छादक भी है, ठीक है ना, आच्छादक भी है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, वन वन ऑन टू यानी कि एक एक ही और आच्छादक, आपका ए ऑप्शन हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, एक नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब तक भी एक एक नंबर के ही थे, अब भी एक नंबर के ही हैं, लेकिन इनको हल करना पड़ेगा। कह रहा है दूसरे का क्या क्वेश्चन कि कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। अब इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए दूसरे का क्या इसने दिया है और हमें निकालना है कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले कोस इनवर्स, ये 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 यानी π/4 की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये माइनस है तब तक ये कोस से हट नहीं सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करो, पाई माइनस या पाई प्लस करके, है ना। तो अब मैंने इसको पाई, देखो ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, 4 चतुर्थांश हैं, इनमें से ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दो में तो पॉजिटिव है कोस। तो पहले पाई माइनस करके देख लो यहाँ पे, है ना, फिर पाई प्लस कर लेंगे। तो पाई माइनस करके देखो, पाई पाई माइनस π/4, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, है ना। अब देखो कोस 180 माइनस थीटा, माइनस के कोस थीटा होता है, तो माइनस के कोस थीटा ही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, एडजस्ट हो गया। अब कोस से कोस हट जाएगा और इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई में से पाई गए, 3 π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 2 के ख क्वेश्चन पर। दूसरे का ख क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का ख क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए, देखो ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या f(x) बराबर ये जो आपके पास फंक्शन है ये द्वारा परिभाषित फलन इस मैपिंग में x बराबर 1 पर सतत है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए हो जाएगा, बहुत आसान है। पहले मैं लिख देता हूं फंक्शन क्या है अपने पास, तो जो भी दिया है वो पहले आपको लिखना होता है। तो x+5 है यदि x < 1 हो, और x - 5 है यदि x > 1 हो, ठीक है। मैपिंग आपकी ध्यान रखना f सच दैट r से r में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर 1 पर हमें चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू चेक करो। फंक्शन की वैल्यू आपने 1 रखा, 1, तो 1 कौन सा फंक्शन लें, ये वाला या ये वाला। तो x बराबर 1 किस में है, x बराबर 1 इसमें है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो 1 + 5 लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो f(1) आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। अब जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल ले, तो 1 के ऊपर माइनस लगाओ f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस लगा रहे सिर्फ, ठीक है ना। अगर राइट हैंड लिमिट होती तो प्लस लगाते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, अब देखो 1 के लेफ्ट में, यानी कि 1 से जब x की वैल्यू छोटी होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब मेरा फंक्शन क्या है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ है, तो मेरा फंक्शन x + 5 है, तो मैं यहाँ पर x + 5 रख देता हूँ और लिमिट 1 ही रहेगी। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो 1 + 5 यानी कि ये 6 ही आ जाएगा। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करेगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस अगर मैं लगाता हूँ और f(x) लगा देता हूँ, तो फंक्शन की जो लिमिट होगी लिमिट x टेंडिंग टू 1, और अब ये देखो 1 प्लस है मतलब 1 में कुछ जुड़ रहा है, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है ना, तो मेरा फंक्शन ये होगा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे रखूंगा x - 5 और यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 - 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 5 तो -4 हो गया ना, तो ये हो गया -4। तो ये तो दोनों अलग अलग हो गई, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गई, राइट हैंड लिमिट अलग आ गई, तो यहीं से ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब जाके ये सतत होता है उस वैल्यू पर, x बराबर 1 पर सतत होता है ये। अब ये तीनों क्या, ये 2 बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब ये होने का नहीं, इनमें से कोई भी एक बराबर ना आए तो ये नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हैंस हम इसको लिखेंगे अतः, फलन जो है हमारा, अतः फंक्शन f(x) x बराबर 1 पर सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गै क्वेश्चन है। ये गै क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स की पावर 4 और dx। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि से होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, इसको इजीली कर सकते हैं हम, है ना। इजीली कैसे करेंगे, देखो यहां से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर मैं x4 को t मान लेता हूं तो x क्यूब dx का dt आ जाएगा, है ना। तो हम लेट करते हैं भाई, लेट करते हैं, x की पावर 4 को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा और dt t का जो आ जाएगा वो dt बाई डी एक्स आएगा, और dx को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, dx हो गया, तो यहाँ से ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4 हो गया, dt बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो भाई x क्यूब और dx की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखो x क्यूब dx की जगह मैं रख दूंगा dt बाई 4, तो ये आ गया आपका dt और ये आ गया आपका बाई 4, और e की जो पावर है x4 इसको मैं रखूंगा t, तो e रेज टू द पावर हो गया t। अब ये 4 तो बाहर चला जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t इंटू dt, ठीक है। अब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का e की पावर t ही होता है और प्लस में c लग जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 e रेज टू द पावर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है x की पावर 4 और ये आ जाएगा प्लस c, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यह क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि PB इक्वल्स टू 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A इंटरसेक्शन B कोई इवेंट अगर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/13 है, 4/13 है, तो P ऑफ A ओवर B हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि B गिवन कंडीशन है और A की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, B जो इवेंट है वो हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम दूसरे का यह क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, गिवन दैट, हिंदी वाले लिख लेंगे दिया है, ठीक है ना, बहुत आसान लैंग्वेज है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें PB की वैल्यू आपको दी है उसने 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो उसने दी है वो दी है उसने 4/13, और आपसे वो पूछ रहा है P ऑफ A ओवर B, P ऑफ A ओवर B आपसे वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि P ऑफ A ओवर B जब फॉर्मूला लगता है तो उसको हम लिखेंगे, ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और नीचे सिर्फ नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना, P ऑफ B। तो यहाँ पर ऊपर वाले की जब हम वैल्यू रखेंगे P ऑफ इंटरसेक्शन B की वो 4/13 हो जाएगी, और नीचे वाले की PB की 9/13 हो जाएगी, तो 13 से 13 कैंसिल आउट होकर के 4/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो ये है, कह रहा है कि मान लीजिए ए आपके पास ये है, बी ये है, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, वो हमें बताना है, और क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है, ये हमें बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं ना, दिया है यानी कि गिवन दैट, जो उसने दे रखा है वेक्टर ए दिया है, उसने कितना दिया है, वेक्टर ए दिया है उसने आई कैप प्लस के 2j कैप, ठीक है, और एक बी वेक्टर उसने दिया है, बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस j कैप। अब हमें क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब ए का परिमाण, है ना, ए का परिमाण फाइंड करेंगे, तो ए का परिमाण होगा अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है। तो ये 4 और 1 5 आ जाएगा, तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड यानी कि बी का परिमाण वो क्या आएगा, अंडर रूट, ऐसे ही आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट यानी कि 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें के है ही नहीं, है ना। तो ये भी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये √5 हो जाएगा। अब देखो जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल है, यानी कि परिमाण तो इन दोनों के बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ हाँ, क्योंकि उसने क्या से पूछा था कि क्या, तो क्या का आंसर हमेशा हाँ और ना में दिया जाता है, तो हम कहेंगे उसको हाँ ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब वो पूछ रहा है क्या ये दोनों समान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर समान नहीं है, क्यों समान नहीं है, क्योंकि इनके घटक अलग अलग हैं, घटक मीन्स कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट 1 है, यहाँ आई का कंपोनेंट 2 है, यहाँ जे का कंपोनेंट 2 है, यहाँ जे का कंपोनेंट 1 है, तो हम इसको कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर समान नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि इनके घटक बराबर नहीं है, इनके घटक यानी कि कंपोनेंट्स इनके कंपोनेंट्स समान नहीं है, बराबर नहीं है, ओके। ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड ही इक्वल है, सिर्फ परिमाण ही बराबर है, लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है। तो ये आप लिख लेंगे, इंग्लिश वाले भी खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करो,
तो पहला क्वेश्चन उसमें y बराबर ये दे दिया उसने और dy बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी को कर लेते हैं पहले। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, तीसरे का क्या पार्ट है ना। तो हमारे पास जो है गिवन दैट हमारे पास ये गिवन है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, ये उसने दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, थोड़ा आपको लेंथी पड़ेगा। लेकिन अगर इस अप्रोच से करोगे जैसे हम कर रहे हैं तो फिर ये आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपके फॉर्मूला एक याद हो तो आपको एकदम यहाँ फॉर्मूला बनता दिखाई देगा। अगर एक्स की जगह मैं टेन थीटा रख दूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की जगह टेन थीटा रख देते हैं, ठीक है ना। एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, टेन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमने रख दिया। तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स, ये हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा इसको, ये टेन थ्री थीटा का होता है अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ से टेन हट जाएगा तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें मिलेगा थ्री थीटा, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू वापस से x में दे दो उसको, डेरिवेटिव करने से पहले, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, अवकलज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो थीटा की, टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू वो यहाँ रख दो, y इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स x हो जाएगा, थ्री टेन इनवर्स x हो गया। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ख क्वेश्चन समाकलन करो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको करते हैं। ये ख क्वेश्चन है आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको निकालना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम पुट वाले तरीके से ना कर करके आंशिक भिन्न से करें, पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए और इंटू में एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है ना। अब आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करने जाओगे तो इसको आप देखो, पार्शियल फ्रैक्शन तो तब होता है ना जब आप थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको पड़ जाए। ये तो इतना मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन, है ना। देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो, या चलो कर ही लेते हैं यार, वन अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन में पहले वाला कोफिशिएंट एक्स माइनस ए और बी अपॉन में दूसरे वाला कोफिशिएंट, दूसरे वाला फैक्टर यानी कि एक्स प्लस ए, ठीक है। इसका जब हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के a इंटू एक्स प्लस ए करेंगे और b इंटू एक्स माइनस ए करेंगे तो यहाँ से नीचे वाला जो मल्टीप्लाई में बनेगा उससे ये वाला इधर वाला मैं काट दूंगा, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लस ए पुट करूँ, प्लस ए मैंने पुट किया x की वैल्यू, तो मुझे क्या मिला, वन तो जू का तू है, वैल्यू a यहाँ पे रखूंगा x बराबर, तो ये a माइनस ए जीरो, ये खत्म हो गया। तो a प्लस ए टू ए हो जाएगा, तो a इंटू टू ए हो गया। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो a बराबर वन अपॉन टू ए हो गया, a की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही x की वैल्यू में माइनस ए पुट करूंगा, ये अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है आपको इन फैक्टर के अकॉर्डिंग, आपको बारी बारी एक एक फैक्टर को जीरो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आपको क्या पुट करना कि एक फैक्टर जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो जब मैंने a पुट किया था ये फैक्टर जीरो हो रहा था, अब मैं माइनस ए पुट करूंगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वन ही मिलेगा इधर की साइड, तो ये जीरो हो गया। अब प्लस b की वैल्यू इंटू, ये मैं यहाँ पे माइनस ए पुट करूंगा तो ये माइनस के कितने हो जाएगा, माइनस के टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी माइनस वन अपॉन टू ए, ठीक है। समझ में आया आपकी। अब a और b की जो ये वैल्यू मिली है ना मुझे, वो मैं यहाँ पे रख के इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण चाहे एक बना लो और इसको बना लो दो, ठीक है ना, इक्वेशन, है ना। अब चलते हैं, अब इसको कहेंगे कि समीकरण ए बी के मान समीकरण दो में रख कर समाकलन करने पर, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लिख लेना इसको, ठीक है। आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन सेकंड ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना।
इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये तो रहेगा x प्लस ए और x माइनस ए, है ना, dx, और इक्वल टू a की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 1/2a। देखो हम कहाँ रख रहे हैं, हम यहाँ पर रख रहे हैं ना, यहाँ पर a की वैल्यू 1/2a, यहाँ पर रखेंगे -1/2a, ठीक है। और वो 1/2a नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे, जब मैं यहाँ पर रखूँगा 1/2a और नीचे है हमारा x माइनस ए, और फिर यहाँ पे हमने रखा प्लस b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है -1/2a, और नीचे जो है आपका वो है x प्लस ए, ठीक है ना, और ये आ जाएगा dx, ठीक है। अब ये देखो आप, अब ये देखो आप, यहाँ से क्या होगा, 1/2a जो है, अच्छा ये दोनों का है इंटीग्रेशन, 1/2a इसमें भी है, 1/2a इसमें भी है, कॉमन ले लें, बाहर कर दें 1/2a, है ना, बाहर ले लिया। तो यहाँ से बचा हमारे पास 1/x माइनस ए, इसका मैं dx अलग कर देता हूँ, और प्लस माइनस माइनस इसका 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2a। अब देखो 1/x है, ये ऐसा ही है जैसा 1/x, क्योंकि x की पावर 1 है तो ये ऐसे ही ट्रीट होगा। तो उसका क्या होता है 1/x का log x, तो ये हो गया log x माइनस ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/x, ये भी log x, यानी कि log x प्लस ए, और प्लस में c आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2a, और log, ये log m माइनस log n है, तो log m ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, log m माइनस सॉरी log m अपॉन n, यानी कि x प्लस ए, और प्लस में आ जाएगा c। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही फॉर्मूला भी है, अगर आपके याद हो तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x² माइनस a², जिस टर्म में उसने दिया था, है ना, क्वेश्चन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको लर्न भी होना चाहिए, डायरेक्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ भी प्रूफ करने के लिए भी दे दिया, इसका मतलब वो फॉर्मूलों को भी प्रूफ करने के लिए दे रहा है। तो आपके बुक में सारे फॉर्मूलों के प्रूफ हैं, तो उनको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है तीसरे का गैप, ठीक है ना। यदि R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन अभी पिछले लास्ट 2 सेट में मैं करा के आ चुका हूँ, ठीक है ना, और लगातार करा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी सा भी है, ये लिखनी भी पड़ती है इसमें बहुत, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको यहाँ से देख लेगा, ठीक है ना। ये तीसरे का गै मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, लगा दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा, PDF में लगा दूंगा, ठीक है ना, उसको देख लेना, और वीडियो में भी लगा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि तीसरे के घ क्वेश्चन पर। तीसरे का घ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का डिटरमिनेंट कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है, यानी कि परिमाण, ए का परिमाण 2 है, बी का परिमाण 3 है, तो ए डॉट बी 4 है, तो ए माइनस बी का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए तीसरे का घ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और इसमें जो जो इसने दिया है मैं वो लिख रहा हूँ पहले, है ना। दिया है तो मैं पहले लिख लेता हूँ, दिया है, यानी कि गिवन दैट उसने ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 2, और बी का मैग्नीट्यूड उसने दिया है आपको 3, और उसने ए डॉट बी भी आपको दिया है, वो दिया है उसने कितना 4, है ना, वो दिया है उसने 4। अब आपको वो पूछ रहा है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो भाई बहुत सिंपल है, अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, वी हैव लेके चलते हैं, है ना, हम क्या लेके चलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लेके चलता हूं। इसका स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूं, ए माइनस बी की 2 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके ए माइनस बी की मैं निकाल सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट को ही हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर ए की बी में करूंगा माइनस के ए डॉट बी, और फिर माइनस के ये बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी ही लिख सकता हूँ, ये भी ए डॉट बी, और फिर बी की बी में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ हो तो हम उसको ऐसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2 का दो है, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए डॉट बी कितना है 4 है, ये भी ए डॉट बी, ये भी 4 है, और बी डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 में से 4 गए 5, ये आया 5, यानी कि ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया है। अभी हमें निकालना है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, ये निकालना है, तो ये स्क्वायर इधर भेज दो तो ये √5 हो जाएगा, ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखो फोर्थ का क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए,
अब एक रेखा का कार्तीय समीकरण है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 y माइनस 5/2 और z प्लस 6/2, ये कार्तीय समीकरण उसने दिया हुआ है और इसका सदिश समीकरण हमें निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा और फिर आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, बल्कि आप फॉर्मूला जान जाएंगे तो खुद भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर किसी रेखा का सदिश समीकरण माना रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण दिया है ना उसने, तो हम कार्तीय समीकरण मान लेते हैं पहले। अगर कार्तीय समीकरण ये है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, या x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी है, ठीक है ना, तब रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? तब रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है? इसका सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये होता है आपका x1 y1 z1 वो वेक्टर है जिससे वो होके जा रहा है, और ए बी सी वो वेक्टर हैं जो इसके द्विक अनुपात हैं, जिसके वो समांतर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये तो इससे होके जाए। पहले वाले जो है ना x1 y1 z1 यहाँ से उठाओ और i j कैप लगा दो, i j के प्लस लगाओ, फिर लैम्डा लगाओ, और फिर जो ये नीचे वाले हैं इनसे एक वेक्टर बना दो, a i कैप b j कैप और c k कैप, ठीक है ना। ये सदिश समीकरण है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है सिर्फ, है ना। तो दी गई जो समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण जो है कार्तीय रूप में वो ये है x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2, ठीक है। यहां से आपको x1 उठाना है। x1 देखो माइनस में था, x1 है ना, तो x1 जो होगा, अगर यहां से इसकी कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, है ना, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, ये समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना, यानी कंपेयरिंग करी हमने समीकरण 1 से, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से। अब देखो, जब भी आपको साइन अलग अलग दिखेंगे तो आपको माइनस में लेना है, तो x1 की वैल्यू -3 आई, x2 की वैल्यू, जब भी साइन आपको सेम दिखेंगे, सेम, तो आपको बस प्लस में उठा लेना है। सॉरी, ये y1 है, y1 5 है, और z1 आपका कितना है? देखो ये भी अपोजिट साइन है, यानी कि अलग अलग साइन है, तो z1 की वैल्यू -6 आएगी। और नीचे वाले तो जू के तो उठा लो, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, ये b1 है नीचे वाला, ये 4, ये c1 मतलब नहीं है इसमें कुछ भी, a b c है, बस ये a b c आपका ये 2 हो जाएगा, 4 2 4 2, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका सदिश समीकरण हो जाएगा, अतः रेखा का सदिश समीकरण, अतः रेखा का सदिश समीकरण, दिख रहा है ना भाई, सदिश समीकरण, है ना, वेक्टर फॉर्म आपको निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी है। तो क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, तो -3 i कैप प्लस 5 j कैप और -6 k कैप, ठीक है। ये तो आपका ये पहला वेक्टर हो गया, ये वाला, ठीक है, और प्लस फिर इसके साथ क्या होगा? लैम्डा लगा करके, और यहाँ पर ये वाला वेक्टर बन जाएगा। ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा? 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना। ये वेक्टर आपका बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप सदिश समीकरण यानी कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर उसने ये दी है तो आप ये बना सकते हैं, ये दी है तो ये बना सकते हैं, ऐसे ही सेम, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ख क्वेश्चन। एक पासे को एक बार उछाला जाता है ना, एक डाइस है आपके पास, उसको उछाला गया। यह घटना, पहला इवेंट जो है वो ये है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवृत्य है, मतलब कि 3 का गुणज है ना, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल है जो भी इवेंट ए है। इवेंट ए में इसने कहा कि आपने एक डाइस को फेंका और उस पर मल्टीपल ऑफ 3 आया, ठीक है ना, 3 का गुणज आया कोई, और इसको हमने ई से डिनोट कर दिया इस इवेंट को। दूसरा इवेंट है उसको हमने एफ से डिनोट किया, और वो इवेंट क्या है कि पासे पर यानी कि उस डाइस पर जो संख्या आएगी वो सम आएगी, यानी कि एक इवन नंबर आएगी, ठीक है ना। दो ऐसी दो कंडीशन है। अब कह रहा है तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। हमें ये बताना है क्या ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो पहले उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा है 4th का ख क्वेश्चन, है ना। माना यहाँ पर इवेंट उसने दिया है ई इवेंट उसने कहा है पासे पर प्राप्त संख्या, पासे पर प्राप्त संख्या
3 का अपवर्त्य, यानी कि 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज क्या क्या होते हैं पासे पे? एक तो 3 ही होता है, एक 6 ही होता है, बस इसके अलावा तो नहीं होते। जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 से कट जाते हो, है ना, वो 3 के गुणज हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक दूसरा इवेंट हमने मान लिया एफ, है ना, एफ इवेंट उसने कहा कि पासे पर प्राप्त संख्या क्या है? पासे पर प्राप्त संख्या, पासे पर प्राप्त संख्या सम है, यानी कि इवन है। क्वेश्चन से लिख सकते हैं आप, ये इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब एफ के अंदर जो एलिमेंट होंगे, अगर सम संख्या बताई है उसने, तो पासे पर सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4 और 6, ठीक है, यही तो होती है ना। अब ये हो गया आपके पास। अच्छा, तो ई के अंदर कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं सेट में? 2 हैं, 1 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ के अंदर कितने हैं? 3 है ना, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। अब आपको क्या करना है? एक ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ क्यों? 3 का गुणज भी हो और वो सम भी हो। तो 3 का गुणज और सम जो है वो सिर्फ एक ही है, 6 आएगा सिर्फ उसके अंदर। या यहां से देख लो, सिर्फ कॉमन पार्ट देख लो, कॉमन क्या है? सिर्फ 6 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर सिर्फ एक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? उसने ये कहा है कि ये प्रूफ करो कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, बल्कि पूछ रहा है वो कि क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र होने की जो घटना है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ई तथा एफ, ई तथा एफ घटनाएं स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र होंगी यदि, कब? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर गई तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ घटना की, ई की निकालनी पड़ेगी, एफ की निकालनी पड़ेगी। तो सबकी अलग अलग निकालो। तो सबसे पहले हमने किया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाल लिया। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या आएगा? इसके अंदर जितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम, तो वो कितने हैं ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर, और अपॉन कुल परिणाम, यानी कि कुल कितने हैं। तो सैंपल स्पेस तो हमने लिखा ही नहीं, तो वो भी लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे उसको सैंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। जब एक पासे को उछालते हैं तो उस पर कुल संभव मान यही आ सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं? 6 हैं अपने पास, तो यहाँ पर वो 6 रखना है हमें। और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1, तो 1/6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। अब हमें करना है पी ऑफ ई, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ई के अंदर जितने एलिमेंट हैं और एस के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको यहाँ रख दो। ई के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2, और एस के अंदर 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। ऐसे ही एफ की निकाल दो। एफ में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। नीचे तो एस के ही आते हैं, तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, तो 3/6 यानी कि 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो यहां से अब ये देखो, क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है क्या? ये 1/6 आ रहा है ये वाला, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 1/6 ही आ रहा है ना। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ जो है 1/3 गुना 1/2, तो ये भी 1/6 ही आ रहा है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम आ रही है ना। तो अतः हेंस यहाँ पे लिखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ। अतः ई तथा एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं। अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो ये घटनाएं हमने स्वतंत्र प्रूफ कर दी। उसने पूछा था कि है या नहीं है, तो हमने बता दिया कि घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। अब चलते हैं 4 के गैप पार्ट पर, ठीक है। 4 का गैप पार्ट क्या कह रहा है? देखिए, इसने ए डैश दिया है, बी दिया है, a + 2b का होल डैश पूछ रहा है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं पहले लिख लेता हूं, है ना। चलिए, ए डैश हमने लिख लिया, ए डैश हमने लिखा -2 3 1 2, और ऐसे ही हमने बी लिख लिया। बी कितना होगा? -1 0 1 2। अब हमें a + 2b निकालना है, पहले a + 2b, है ना, उसका होल डैश बाद में करेंगे। तो पहले a + 2b निकाल देते हैं। पहले तो a निकालना पड़ेगा क्योंकि a डैश दे रखा है। अगर a निकालना है आपको तो a डैश का भी डैश कर दो, a डैश का डैश ही a बन जाता है, ठीक है। और वो क्या होगा? -2 3 1 2 का डैश कर दो। तो इसका डैश करके क्या होगा? रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दो,
ठीक है, ये आ गया आपके पास ए। और आपको 2b निकालना है, 2b, क्योंकि a प्लस 2b तो करना है हमें। तो 2b में b में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 2 दूनी 4, हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 2b। अब यहाँ से देखो हमें जोड़ना है a प्लस 2b को, a प्लस 2b को हमें जोड़ना है। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -2 1, ये वाला 3 और 2, ये तो a है। और इसमें हमें 2b जोड़ना है, -2 0 2 4, ठीक है ना, ये जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ेगा -4, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा 1, तीसरा तीसरे में 3 और 2 5, चौथा चौथे में 4 और 2 6, ये जुड़ गया। अब हमें इसका डैश निकालना है, क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है 2b का, a प्लस 2b का होल डैश। डैश का मतलब है -4 1 5 और 6 का होल डैश करना है, ठीक है ना। तो इसका होल डैश करके क्या आएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे, -4 1 5 और 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं 1 मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। -4 5 1 6, ठीक है, ये आंसर ठीक है ना। अनसोल्ड में बच्चों बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अनसोल्ड में उसने क्वेश्चन के आंसर थोड़े मिसप्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप उसको ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, ठीक है ना। कुछ बच्चे बस इसी बात पर अड़े रहते हैं कि नहीं ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, जबकि वो खुद नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। घ क्वेश्चन, वैसे इसका ठीक है, उसमें ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। 4 का घ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 4 का घ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये कह रहा है कि दिखाइए कि फलन ये जो f(x) है, log sin x, ये इस अंतराल में वर्धमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। तो आसान है, f(x) बराबर इसने दिया है हमें log sin x, क्या दिया है, log sin x। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि उस एक अंतराल में वर्धमान है, एक अंतराल में ह्रासमान है। उसके लिए सबसे पहले आपको f(x) निकालना होगा। f(x) निकालने के लिए क्या करेंगे, log sin x का तो हो जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का दोबारा करेंगे वो हो जाएगा cos x। तो यहाँ से f(x) आपके पास क्या आएगा, वो आएगा cos x अपॉन sin x, यानी कि cot x आएगा। क्या आएगा, cot x आएगा, है ना। तो f(x) आपके पास जो है वो cot x है, और f(x) का ही चिन्ह आपको ये बताता है, f(x) ही आपको ये बताता है कि कोई फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा किस अंतराल में। अब देखो उसने दो अंतराल दिए हैं, एक तो अंतराल दिया है उसने, पहले वाला अंतराल दिया है उसने एक 0 से π/2। तो 0 से π/2 में, अंतराल 0 से π/2 में जो कोट x है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बताओ। तो ये पॉजिटिव है ना, धनात्मक है, कोट x क्या है, धनात्मक है। तो अगर वो धनात्मक है तो इसका मतलब तो हमारा f(x) ही तो है कोट x, है ना। तो f(x) क्या होगा, धनात्मक होगा। तो f(x) धनात्मक है ना। तो अगर f(x) धनात्मक है तो हमारा ये क्या होगा, इस अंतराल में ये वर्धमान हो जाएगा, बढ़ रहा है ना, धनात्मक है तो वर्धमान हो जाएगा। अतः 0 से π/2 में फलन वर्धमान है, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरा अंतराल दिया है उसने, अंतराल क्या दिया है, π/2 से पाई। देखो 4 अंतराल है, ये 0 से π/2 था पहला, अब वो कह रहा है π/2 से पाई, ये पाई है। तो अब वो इस वाले की बात कर रहा है, पहले इस वाले की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब हम आगे हैं दूसरे वाले अंतराल में। यहाँ पर तो कोट x इस वाले अंतराल में निगेटिव होता है ना, कोट x ही तो चेक कर रहे हैं हम, कोट x इसमें निगेटिव होता है, ऋणात्मक। तो हम कहेंगे इसमें कोट x ऋणात्मक होता है। कोट x क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर कोट x ऋणात्मक है तो f(x) भी हमारा ऋणात्मक होगा, f(x) ऋणात्मक होगा, f(x) ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो f(x) अगर ऋणात्मक है तो फिर फलन हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा फलन जो है वो ह्रासमान हो जाएगा। अतः अंतराल π/2 से पाई में फलन ह्रासमान है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस वाले अंतराल में ये फलन वर्धमान है और इस वाले अंतराल में ये फलन ह्रासमान है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं पांचवे के क्या क्वेश्चन पर, है ना। पांचवे का क्या क्वेश्चन देखिए, पांचवे का क्या क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारणिक वाला, और ये एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है। एक बात बता दूं आपको मैं, ये एक्सरसाइज आपकी अब जो है बुक है ना उसमें है नहीं, लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन लगातार दे रहा है, पूछ रहा है। ये अजीब है ना। जब ये इन्होंने एक्सरसाइज कटवा दी, अब ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे इसको, ना टीचर पढ़ा रहे इसको, तो फिर ये सिलेबस में दे क्यों रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते, तो ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है ना। पुरानी बुक में ये थे, ठीक है ना, तो ये पढ़ सकते हैं हम। तो चलो इसको करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है सारणिक का। तो ये सारणिक उसने दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस 2z और x और y, और यहाँ पर दिया है उसने z, और यहाँ पर दिया उसने y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर दिया है उसने y, और यहाँ पर दिया है z, यहाँ पर दिया है x, और इसमें दिया है उसने x प्लस जेड प्लस 2y। ठीक है ना। अब इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इसमें हमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सारी कॉलम को जोड़ दूं, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, अगर मैं सारी कॉलम को जोड़ दूं तो क्या आएगा, 2x 2y और 2z हो जाएगा, इसमें भी 2x 2y 2z हो जाएगा, इसमें भी 2x 2y 2z हो जाएगा। तो एक कॉलम के अंदर आप सारी कॉलम को जोड़ दो, ये वाला ऑपरेशन हमने लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 पहली वाली कॉलम के अंदर, बाकी में चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ पहले वाली में चेंज कर रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 2x 2y 2z हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z ये हो गया। दूसरे वाले में भी यही हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, तीसरी वाली में भी ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, बाकी सेम रहेंगी, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, y प्लस जेड प्लस 2x और x, और यहाँ पर y और x प्लस जेड प्लस 2y। ठीक है ना, बाकी में कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होगी। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अब देखिए पहली जो कॉलम है इसमें ये सब सेम एलिमेंट है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया है ना, लिख भी सकते हैं आप यहाँ कि पहली रो में से C1 में से ये कॉमन लेने पर पहली कॉलम में से, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे x बचा, y प्लस जेड प्लस 2x बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर y और यहाँ पर x प्लस जेड प्लस 2y बचा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास तीन 1 1 ऐसे बन जाए ना, तो 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, एक 1 छोड़ दो ऊपर वाला और उसके नीचे 3 जीरो बनाने की कोशिश करो। तो ये ऑपरेशन मैं साइड में लिख दूंगा। तो पहली रो को हमने कुछ नहीं किया, पहली रो सेम लिख देंगे। दूसरी रो में से पहली रो घटाई हमने, है ना, दूसरी रो में से पहली रो घटाई दूसरी रो की जगह। तो जब हम 1 में से 1 घटाएंगे ये जीरो, इसमें से ये घटाएंगे तो y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटाएंगे, x ही बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, और y में से y घटाएंगे 0। ठीक है, अब ऐसे ही जब मैंने यहाँ तीसरे वाले में गया, चलो मैं ऑपरेशन लिख दूंगा अभी, जब तीसरे वाले में गया यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लगाया इसको जीरो बनाने के लिए, इसमें से ही ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, तो ये है तीसरी रो और ये है पहली रो। तो R3 में से R1 घटाया मैंने, तो 1 में से 1 गया जीरो, इसमें से गया जीरो, इसमें से x में से x गया जीरो, और इस पूरी टर्म में से y घटाऊंगा तो 2y में से y कट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये x प्लस जेड प्लस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ मैं ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ कि R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1, ये हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यहाँ हमने R1 में से कॉमन लिया था, ये तो वैसे ही लिख देना। ठीक है ना। अब देखो दूसरी वाली रो में भी x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें से तो कुछ भी कॉमन ले लो, इसमें से भी कुछ भी कॉमन ले लो, और तीसरी रो में भी x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमने R2 और R3 में से R2 व R3 में से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कि कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू, एक तो पहले से ही रखा था बाहर x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड का कितना हो जाएगा, एक तो ये पहले से रखा था, एक इसमें से हमने कॉमन ले लिया, 2 हो गए, एक इसमें से कॉमन ले लिया, 3 हो गए, जब तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब हो गया, और यहाँ क्या बचा 1 0 0, यहाँ बचा x 1 0, यहाँ बचा y 0 1। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो बस उठा करके, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे पहली कॉलम के सापेक्ष ही कर दो इसको सॉल्व, तो 1 इंटू ये गया 1 की गुना 1 में माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आ गया बस, और दूसरे में तो माइनस 0 आएगा, तीसरे में 0 आएगा, मतलब यही बचेगा बस 1, और ये 1 ही बचा, तो बस बात कहने की ये है, आंसर आपका ये आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका अब ख क्वेश्चन है ना, y की पावर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी, तो सिद्ध करो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग x। ठीक है ना, ये भी पुरानी बुक जो हर्षस्वरूप की है मनोहर रे वाली, उसमें तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, वो एक्सरसाइज जिसमें ये थे वो एक्सरसाइज अब जा चुकी। ठीक है ना, अब चलते हैं इसको करते हैं। 5वें का ख क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। उसने जो दिया है वो ये है y रेज टू द पावर x की पावर ऐसे और डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जा रहा है,
और हमें प्रूफ जो चीज़ उसने दी है वो करना है, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रूफ करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ, और वो लिख दो जो प्रूफ करना है, ये दिया है उसने। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करो उसका, डिफ्रेंशिएट मत करो अभी, अभी यहाँ पे ऐसे करो उसको, माना यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर, देखो ये तो x की पावर में ऐसे चलता जा रहा है ऊपर, x की पावर x, x की पावर x, अगर मैं इस वाले x को छुपा लूँ है ना, तो यहाँ देखो फिर भी ये ऐसा ही क्वेश्चन फील होगा, x की पावर x, फिर इसके ऊपर एक और x, इसके ऊपर एक और x, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये छुपा लूँ तो ये भी y बन रहा है ऊपर, है ना, जो y था ये, अब अगर ये छुपा लूँ ये भी y ही बन रहा है ऊपर, तो मैं इसको x की पावर y लिख सकता हूँ ना। तो ये बस यहाँ पे यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद तो ये बहुत आसान है, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर y, log m की पावर n आगे n आ जाता है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू n, y आगे आ गया, और ये हो जाएगा log x। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं dw r2x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन जू का तू, दूसरे का 1/x प्लस दूसरा जू का तू, और पहले का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स की टर्म एक साइड ले आओ, यानी कि 1/y माइनस के log x dy बाई डी एक्स, log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा y/x, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स, अच्छा ये वाली टर्म थी एक तो यहाँ, और एक ये इधर से आ गई। अब इसमें से मैंने ये समझ लो कि dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इसको मैं पहले इधर लाया और फिर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस log x मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा y, है ना, मल्टीप्लाई में y आ जाएगा क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ, अपॉन में y आ जाएगा, और पूरे के इंटू में dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स और इक्वल टू y अपॉन x आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको तो नीचे ले आएँ और इसको ले जाएं ऊपर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में, तो वाई स्क्वायर हो गया, और x की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 1 माइनस, ये y पहले लिख लूँ, y log x कर दूँ इसको, y log x, है ना। लेकिन अभी ये x जो है यहाँ से गायब है, अच्छा उसने ये x इधर दे रखा है, तो इस x की मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log x, ठीक है ना, ये दे रखा है उसने, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर, आसान क्वेश्चन है गया क्वेश्चन भी, उसने दिया है इंटीग्रेशन करो अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका सबसे आसान तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा ये आप सब जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मुझे ये करना है x के मल्टीप्लाई में, पहले तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, फिर x के मल्टीप्लाई में जो भी है यानी कि 2, इसका आधा करो, 2 का आधा कितना होगा, ये 2 है, इसका आधा किया मैंने, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो आधा करके आया 1, तो इस 1 का स्क्वायर ही आपको जोड़ना है और 1 का स्क्वायर ही आपको इसमें से घटाना है, या आप इसमें से भी 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहे हैं। तो 3 को मैं जू का तू लिखूंगा, और 1 जो जोड़ रहा हूँ वो मैं यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर मैंने ये जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर ही मैंने घटा दिया, और बाकी ये जू की दोनों टर्म, ठीक है ना। मेरे क्वेश्चन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जो चीज़ जोड़ी वही चीज़ घटाई, इससे अगर मैं इसको 0 भी कर दूं तो मेरा क्वेश्चन जू का त्यों है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, चलो मैंने इसको 4 कर दिया। इन तीनों टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है ना, dx। अब ये देखो जरा यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो फॉर्मूला जब ये बन गया तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, फिर आप इसके अकॉर्डिंग इसको करना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सबसे पहले x बाई 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x बाई 2 यानी कि x माइनस 1 बाई 2,
एक्स माइनस वन बनेगा कि प्लस वन बनेगा? जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था तो ये सारे प्लस हो गए थे, सारे प्लस हो गए थे, तो प्लस वन बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यही टर्म जो कि तू आएगी, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए करेंगे। एक्स मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वन है, और ए क्या है, बाई टू है, प्लस सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये तो एक्स प्लस वन बाई टू ही है। अब अंडर रूट ये वाली जो टर्म है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करके ये आएगा, इसको ओपन करोगे फिर ये आएगा, इसको ओपन करोगे फिर ये आएगा, तो यानी कि इनडायरेक्टली जो आपका क्वेश्चन है वही है ना। तो ये इसको मैं क्वेश्चन ही लिख सकता हूँ क्योंकि आंसर में ये इसी को देता है, तो आप इसको ये लिख दो डायरेक्ट। और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा सी। बस ये आपका आंसर है। अनसोल्ड में देखो आंसर उसने क्या दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो उसने अनसोल्ड में क्या दे रखा है, पहला वाला जो है वो तो चलो सही है, फिर भी एक तरीके से अगर हम देखें एक्स प्लस वन बाई टू ये सही है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये ठीक हो जाएगा, यही आएगा, है ना। नहीं ये भी नहीं सही आने का, ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस वन बाई टू, और ये बाहर 4 आएगा, जबकि ये गलत है। अच्छा इसने यहाँ पे क्वेश्चन है 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर, जबकि हमारा क्वेश्चन जो इसने दे रखा है, इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, 2 तो नहीं है यहाँ पर, तो हम तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा जो हमने दिया है। और अगर यहाँ पर 2 होता, अगर 2 होता करके देखना, अगर यहाँ पर 2 होता एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो फिर आंसर ये आता। देखो अंडर रूट के अंदर यहीं से पता चल रहा है ये 2 आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसने 2 समेत का आंसर दे रखा है, तो उसका आंसर ये आएगा। अगर 2 नहीं है तो आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो आप किसी से कर लो, आपको बस प्रोसेस आना चाहिए, दोनों से आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि घ क्वेश्चन हम देखते हैं। घ क्वेश्चन, तो घ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए घ क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि कोट इनवर्स ये जो है ये बराबर एक्स बाई टू के आएगा, ठीक है, बस ये प्रूफ करना है आपको। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स और इक्वल्स टू आएगा आपका एक्स बाई टू, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है कोट इनवर्स, इसको बाहर ही रखते हैं। अंडर रूट, अब ये जो अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स है ना, तो वन प्लस साइन एक्स को अगर आप देखें, इस वन को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखो मैं बताता हूं, मैं इसको बताऊंगा कैसे, पहले मैं वही बता देता हूं फिर बाद में लिख लेंगे उसको। देखो यहां से मेरे पास वन प्लस साइन एक्स है, तो इस वन प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो चाहे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, बिल्कुल। अब प्लस ये वाला जो साइन एक्स है इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ही तो लगाना है मुझे भाई। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स। अब वो टू तो है नहीं इसमें, साइन टू एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। जिसने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं वो इजीली समझ पाएगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना। अब इसी तरीके से सेम इसी तरीके से अच्छा ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इसको क्या मैं फॉर्मूला नहीं बना सकता, कौन सा, इसको फॉर्मूला में ये वाला नहीं बना सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं और इसको टू ए बी मानूं, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या इसको लिख सकता हूं ना, इससे सब एग्री करेंगे, है ना। ऐसे ही अगर वन माइनस साइन एक्स आ जाए तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे चूंकि ये हमने रीजन लिख दिया, ठीक है ना। अब वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां पर ये जो चीज है ना ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, ठीक है ना। तो हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हाफ एंगल में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा बीच में, फिर अंडर रूट है ये वाला, और फिर ऐसे ही यहाँ पर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और इसका भी होल स्क्वायर है, और ऐसे ही अपॉन में अंडर रूट में
यहाँ पे है नीचे सेम यही सीन है बिल्कुल, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस लगेगा यहाँ पर, फिर ये है अंडर रूट, यहाँ पर भी ऐसे ही है cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से रूट कट जाएंगे सबके, है ना। तो यहाँ से अब मेरे पास ये आएगा, ये दो चीज़ें हमने बता दी। अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं इक्वल्स टू कोट इनवर्स। अब ये देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो मेरे पास आया cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले का कट गया तो ये हो जाएगा cos x/2 और माइनस sin x/2, ठीक है। इसका भी रूट गायब। अब ऐसे ही नीचे वालों का रूट गायब हो गया, cos x/2 प्लस sin x/2 और माइनस, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये cos x/2 है और ये प्लस के sin x/2 है, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे मिला कोट इनवर्स। कोट इनवर्स ऊपर तो मिल गए 2 cos, तो 2 cos x/2 और नीचे मिल गए 2 sin x/2। समझ में आई बात। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना बन गया cos अपॉन साइन, ये बन गया आपका कोट इनवर्स, ये बन गया आपका कोट x/2 और कोट से कोट कटेगा तो क्या आएगा x/2 और यही क्या है राइट हैंड साइड है। तो बस ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आई ना बात। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं पांचवे का लास्ट क्वेश्चन, पांचवे का लास्ट, ठीक है। कह रहा है कि अवकल समीकरण दे दी है और इसके लिए बिंदु इतने से गुजरने वाला वक्र बताना है। देखो ये दिया है इसने अवकल समीकरण, कह रहा है कि ये अवकल समीकरण है, इसके लिए बिंदु इतने से गुजरने वाला वक्र बताओ। तो पहले मैं अवकल समीकरण लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अवकल समीकरण दी गई, अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई अवकल समीकरण, क्या समीकरण दे रखी है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2, ये दे रखा है उसने, ठीक है भाई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कौन से अवकल समीकरण को मुझे किस तरीके से हल करना है। तो इसमें से मैं वेरिएबल को अलग अलग यानी कि सेपरेट कर पा रहा हूँ इजीली, यानी कि चरों को चर पृथकीकरण वाला विधि में लगा रहा हूँ। चरों को मैं अलग अलग कर पा रहा हूँ, एक्स को एक तरफ वाई वालों को एक तरफ। तो वाई वाले में इधर ही रखूंगा तो वाई अपॉन वाई प्लस 2 आ जाएगा, ये डी वाई हो गया। और एक्स वालों को मैं इधर रखूंगा तो एक्स प्लस 2 बाई एक्स आ गया। और ये जो डी एक्स है इसको भी मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, इसमें 2 जोड़कर और 2 घटा करके इसको मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार इसमें मैं 2 जोड़ दूँ और एक बार 2 घटा दूँ। तो जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई अपॉन टू अपॉन वाई अपॉन टू माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, सॉरी वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और पूरे के मल्टीप्लाई में डी वाई है, ठीक है, इक्वल टू एक्स के अपॉन में एक्स तो 1 आ जाएगा और 2 के अपॉन में एक्स तो 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये भी डी एक्स है। अब यहाँ से ये कट गया तो 1 मिला। अब यहाँ पे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, यानी कि समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा समाकलन 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई और इक्वल्स टू समाकलन 1 अपॉन 2 प्लस एक्स और डी एक्स, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई होगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर, 1 अपॉन वाई प्लस 2 का हो जाएगा लॉग वाई प्लस 2, लॉग वाई प्लस 2, ठीक है ना, इक्वल टू 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स और 2 अपॉन एक्स का हो जाएगा 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो ये हो गया log x और प्लस में आ गया c, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और जो है, हमें उसने कहा है कि बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि वक्र बिंदु 1 कोमा माइनस 1 से गुजरता है, अतः इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x की वैल्यू रख दो और ये वाली y की वैल्यू रख दो, इसमें पुट कर दो यहाँ से, इसको समीकरण 1 बना लो। तो यहाँ पर y की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 माइनस 2 इंटू लॉग y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 2 और इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 2 लॉग, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस c, 2 में से एक गया 1 तो लॉग 1 0 हो जाएगा, ये सारा 0, -1 बचा इक्वल्स टू 1 और ये लॉग 1 है ये भी 0 हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो ये 1 उधर जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। लॉग 1 0 होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये याद कर लेना, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है ना। अब यहाँ से c की वैल्यू उठा करके वापस से समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है वही आपकी अभिष्ट समीकरण है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से आया आपका y -2 इंटू लॉग वाई प्लस 2 और बराबर
एक्स प्लस 2 log x और -2, यहाँ से आपको -2 कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, y यहीं पे छोड़ो, x को इधर लाओ, -x, ये 2 भी इधर ले आओ, +2 हो गया, इक्वल्स टू ये 2 इधर ले जाओ, ये वाली टर्म इधर ले जाओ इसके पास, तो यहाँ से हो जाएगा ये जो रखा हुआ पहले से log x, ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा तो log x स्क्वायर हो गया, और प्लस में जब ये इधर लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा log y + 2, और 2 यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये वाला 2 इसकी पावर में चला जाएगा, पावर में चला गया, किस फॉर्मूले से, log m की पावर n वाले फॉर्मूले से, है ना, याद होगा सबके। तो यहाँ से हो जाएगा y - x + 2 इक्वल टू, ये log m है प्लस ये log n है, तो log m प्लस log m इंटू n हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे log m इंटू n, यानी कि x स्क्वायर इंटू y + 2 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो सॉल्व करने को आप और भी कर सकते हैं, दोनों का एक स्क्वायर करके 2 आगे ले जाएं, या 2 यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। वैसे आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका, और 5 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो गए। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जो भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, और इसकी अगर आपको चाहिए होगी अनसोल्ड की पीडीएफ तो वो भी मुझे बता देना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, बाय।